नमस्कार दोस्तों, जीएस दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं सौरभ एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं यूपीपीएससी आरओ एआरओ रे एग्जाम में। ये पार्ट 11 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और ये पार्ट 11 है। पार्ट 11 का दूसरा भाग है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि 11 का दूसरा भाग आएगा और इसमें भी प्रश्नों की संख्या है, लगभग 70 के करीब प्रश्नों की संख्या है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहला प्रश्न है दूर संचार। हम पेन को सेलेक्ट कर लें, इसकी साइज बढ़ा लें अपनी और यहाँ से ब्लैक। देखिए, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और सूक्ष्म तार होता है, सूक्ष्म तरंगे। ये है सूक्ष्म तरंगे। क्या है? सूक्ष्म तरंगे। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि दूर संचार हेतु सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग जो है किया जाता है। तो दूर संचार हेतु जो है सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से ये इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा किस कारण से करता है? अब केंद्रीय बल से, केंद्र भिमुखी बल से, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी से, उपयुक्त में से कोई। तो यहाँ पर देखिए, जो एक उपग्रह अपने जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, वो केंद्राभिमुखी बल के कारण ये कार्य करता है। केंद्राभिमुखी बल के कारण ये कार्य करता है। और जब कोई वस्तु, ये ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस बल पर एक वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। मतलब जब कोई वस्तु, क्या कह रहा है यहाँ से, जब कोई वस्तु क्या किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है और उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की तरफ, मतलब इस पर जो वस्तु चल रही है, मान लीजिए ये वस्तु है, इस पे चल रही है, तो जो ये वस्तु चल रही है, इस वस्तु का बल एक केंद्र की तरफ ये कार्य करता है। इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं और इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल पाती है। ठीक है ना? तो यहाँ से इसका जो होगा केंद्राभिमुखी बल, इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में इसके आंसर को हम लोग, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए अगला प्रश्न है, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है। समतल दर्पणों के बीच रखी किस इसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? देखिए, 4, 1, 2 अनंत। जो दो समांतर समतल दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसके प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? अनंत होगी। उसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनार में उपयोग किया जाता है रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या अवश्रव्य तरंगों का। तो जो सोनार होता है, सोनार का प्रयोग नौचालकों द्वारा किया जाता है और इसकी सहायता से महासागर में कोई भी वस्तु, अगर मान लीजिए डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने हेतु उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर में भेजा जाता है ना, जिससे वो टकरा कर वापस आती तो उसकी स्थिति का पता चल जाता है। तो सोनार का उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों के रूप में। ठीक। यहाँ से आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। साख पत्र प्रस्तुत करना होता है निर्यातकर्ता द्वारा, आयातकर्ता द्वारा, आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों द्वारा या जहाजी कंपनी द्वारा। तो जो साख पत्र है वो आयातकर्ता की ओर से बैंक को दिया जाता है।
ठीक है ना। आयातकर्ता जिसका उपयोग निर्यातकर्ता को उधारी चुकाने में किया जाता है। तो यहाँ पे जो साख पत्र है वो आयातकर्ता द्वारा क्या हुआ, प्रस्तुत किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा या सेबी द्वारा। तो भारत में जो ट्रेजरी बिल है इसका विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है और इसमें जो एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती है जो बोली लगाने वाले को लाभांश इसका लाभ मिलता है। तो ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं रिजर्व बैंक में, कहाँ पर, रिजर्व। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा निर्यातकों को विधि जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक या एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। तो जो निम्नलिखित निर्यातकों को जो जोखिम देता है वो क्या है, वो इसका ऑप्शन है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, ये है, ठीक। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, स्थापना जो रखी गई थी वो 1964 में रखी गई थी। इसका मुख्यालय क्या है, हेड कहाँ पर है, तो हेड है दिल्ली में, हेड है दिल्ली में, हेड है दिल्ली में है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है जीवन बीमा पर, समुद्री बीमा पर, अग्नि बीमा पर या इन सभी पर। तो जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है वो समुद्री बीमा पर लागू नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा समुद्री बीमा पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यावसायिक संपत्तियों में की न्यासिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया हेनरी फियोल ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, कार्ल मार्क्स ने। तो जो न्यायता का सिद्धांत विकसित किया गया था उसमें क्या किया कि उद्योग मालिकों को उनका न्यासी माना गया, ना कि मालिक, और इसके साथ ही काम करने वाले मजदूरों को उस उद्योग का सहभागी माना या न्यासी माना जाता है। तो ये जो न्यासिता का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था ये महात्मा गांधी ने जी ने इसको दिया था, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है सार्वजनिक व्यय से, करारोपण से, शेयर बाजार से या हवाला से। तो जो इनसाइड ट्रेडिंग का अर्थ होता है ये शेयर बाजार से संबंधित है। इसका राइट आंसर है शेयर बाजार। आइए नेक्स्ट में, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? वर्ष 1937 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1965 में। तो जो एग मार्क एक्ट है ये कृषि से संबंध है, एग मार्क एक्ट का संबंध कृषि से संबंध है और जो वर्ष 1937 में बनाया गया था एग मार्क एक्ट, एग मार्क एक्ट कृषि से संबंध है, कृषि से संबंध है, कृषि से संबंध है और जिसे 1937 में बनाया गया था, 1937 में बनाया गया था। उत्पादन की मानक गुणवत्ता या मूल्यांकन इस एक्ट के द्वारा किया जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये क्या है, ये वर्ष 1937 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रथम ईपीजेड की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। भारत में एसईजेड नीति वर्ष 2000 में अपनाई गई थी। वडोदरा पटोला शिल्प के लिए प्रसिद्ध है और चौथा है मध्य प्रदेश में पन्ना सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि मध्य प्रदेश में जो ये है पन्ना सोने की खाने के लिए प्रसिद्ध है, जहां एनएमडी द्वारा हीरो की खोज की जाती है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या है,
इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 1, 2 और 3 जो है क्या है इसके राइट आंसर। 1, 2, 3 ये जो है इसके राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा और तीसरा ये जो है कहाँ पे है, ये इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2023 के लिए चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? तो डू वाइसमैन को, कैटलिन कारिको को, या ए और बी को, या अगला ऑप्शन है जॉर्ज जैकब को। तो जो इसका राइट आंसर है डू वाइसमैन एंड कैटलिन कारिको को वर्ष 2023 में चिकित्सा के लिए रो इसके लिए नोबेल पुरस्कार से चुना गया था। तो ए और बी इसका जो है राइट आंसर है। यानी इन्होंने mRNA वैक्सीन हेतु जो है प्रशस्त किया था इसको। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है आलू, गन्ना, सनई, चना। तो जो हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है वो क्या है, सनई। ठीक है ना। हरी खाद में पत्तीदार फसल जो होती है इनकी वृद्धि शीघ्र से होती है और काफी बड़ी मात्रा में फल फूल आने के कारण क्या करते हैं, इन्हें जोतकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे उनमें क्या होती है, ह्यूमस मिलता है, पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। और ये जो हरी खाद होते हैं, ये हरी खाद के लिए जो कौन कौन सी हैं, ये हो गई, पहला तो आप लोगों ने एक नाम देख लिया सनई, ये हो गया सनई। दूसरा है ढैंचा, ढैंचा, ढैंचा। फिर है उर्द, उर्द। फिर क्या हो गया, मूंग, मूंग, मूंग। और उसके बाद है लोबिया। ये सारी क्या है, हरी खाद के रूप में जानी जाती। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एम एस स्वामीनाथन, एस अयप्पन, के बी थॉमस, एम एस रंधावा। तो जो भारतीय कृषि का इतिहास है उसको, भारतीय कृषि के इतिहास की जो पुस्तक है इसको लिखा था एम एस रंधावा ने, एम एस रंधावा ने। आइए अगली प्रश्न पे तो चलते हैं। भारत निम्न में से किसका निर्यात सर्वाधिक करता है? कृषि एवं संबद्ध उत्पादन, अभियांत्रिकी माल, वस्त्र, रसायन एवं संबंधित उत्पादन। तो भारत द्वारा अन्य देशों के निर्यात में जो है सबसे ज्यादा जो है वो अभियांत्रिकी माल का करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है हैदराबाद में, हिसार में, नई दिल्ली में, राजकोट में। तो जो केंद्रीय भूमि शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कहाँ पर है, वो हैदराबाद में अवस्थित है। वो कहाँ स्थित है, हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान, गेहूं, सूर्यमुखी, सरसों। तो माही सुगंधा जो है धान की एक विशिष्ट प्रजाति है। और इसकी अन्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि साकेत है, साकेत है, गोविंद है, गोविंद है। फिर क्या है, कावेरी है, कावेरी, सरजू, सरजू, सरजू है, महसूरी, 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 रत्ना, रत्ना, जया। ये क्या है, ये इसकी जो है प्रमुख फसलें हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न
की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण 4 सितंबर 2023 को किया? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कालसी, प्रयागराज। तो इन्होंने जो है नई दिल्ली में, द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी की ये जो 12 फीट की है फीट ऊंची प्रतिमा का आवरण गांधी वाटिका में किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो जो जनसंख्या घनत्व था वो राजस्थान में सबसे कम था। इसका जो राइट आंसर है यह है राजस्थान। देखिए राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना था? 201 था। फिर मध्य प्रदेश में कितना था? 230 था जनसंख्या घनत्व। गुजरात में कितना था? 308 था जनसंख्या घनत्व 2011 में। और कर्नाटक में 319 था जनसंख्या घनत्व यहाँ पे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राजस्थान होगा। ठीक है ना, राजस्थान। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड। तो देखिए जो 2011 की अंतिम जनगणना थी भारत में, उसमें सबसे कम साक्षरता दर जो थी वो साक्षरता दर सबसे कम बिहार राज्य में थी। कहाँ पर थी? बिहार में थी। बिहार में सबसे कम जो साक्षरता थी वो कहाँ पे थी? बिहार में। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर बिहार में थी। बिहार में थी। बिहार में जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? लगभग 61.8% थी। ये बिहार में साक्षरता दर थी इनकी। अरुणाचल प्रदेश में जो साक्षरता दर थी, अरुणाचल प्रदेश में ये 65.4% ये थी। राजस्थान में 66.1% ये थी, 66.1%। और झारखंड में थी 66.4%। ये क्या थी? प्रतिशत थी यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? बिहार। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से 5 सितंबर 2023 को सम्मानित किया? 25, 50, 75, 90। तो इन्होंने जो है 75 शिक्षकों को इन्होंने जो है सम्मानित किया था और इनको 50,000 रुपए और एक नगद दिया था और एक प्रशस्ति पत्र था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौसेना कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन 4-6 सितंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, पुणे में। तो जो इसका सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। नौसेना कमांडरों का जो 3 दिवसीय ये कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो जो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप हैं वो जो है सबसे
ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। देखिए, अफ्रीका में जो है वो कितने परसेंट पाए जाते हैं? 40% पाए गए हैं यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया में 89.0% यहाँ पर पाए गए हैं। उत्तरी अमेरिका में 81.0% पाए गए हैं और यूरोप में है 73.0%। मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया में ये नगरीकृत सर्वाधिक महाद्वीप है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी? पहला ऑप्शन महेंद्र नाथ सिंह ने, दूसरा नंद किशोर शर्मा ने, तीसरा शिवनंदन नौटियाल ने और चौथा है विश्वनाथ मेहता ने। तो जो सत्यम शिवम सुंदरम की जो ये सब रचना है, इसको शिवनंदन नौटियाल जी ने किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। तो जो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था। इसमें एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे पोट्टी श्री रामलू ने 19 अक्टूबर 1952 को इन्होंने जो है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग करने की मांग किया था और इनके 50 दिन का अनशन इन्होंने रखा था, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु के बाद से लोग जनता जो थी काफी उग्रसित हो गई थी और उग्रसित होने के बाद में अंततः जो सरकार थी मजबूर होकर 1953 में जो नेहरू थे, नेहरू मंत्रिमंडल को आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर मान्यता देनी पड़ी थी। ठीक है, तो 1953 ये इसकी बात थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में जल विलवड़ीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप में, गोवा में, कटक में, चेन्नई में। तो भारत में जल विलवड़ीकरण संयंत्र स्थित है, यह है चेन्नई में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीओडी का उपयोग मानक मापने हेतु होता है किसी वन समूह में ऑक्सीजन स्तर को, जानवरों में ऑक्सीजन स्तर को, किसी जल प्रणाली में ऑक्सीजन स्तर को या सम्मिश्रण में ऑक्सीजन स्तर को। तो इसका राइट आंसर है कि किसी जल प्रणाली में ऑक्सीजन स्तर, किसी जल प्रणाली में ऑक्सीजन स्तर को। बीओडी का मतलब होता है, यानी बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा जो है इनको जो है सम्मानित ये किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है जो है किसी जल प्रणाली में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी घोषित किया गया? बीपी पाल, दूसरा ऑप्शन यशपाल, तीसरा है एमएस स्वामीनाथन और चौथा है आर मिश्रा। तो जो यूएनईपी द्वारा जो फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी घोषित किया गया है वो एमएस स्वामीनाथन के द्वारा ये घोषित किया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? डीपी मिश्र लिविंग इन एरा, जवाहरलाल नेहरू डिवाइडेड इंडिया, राजेंद्र प्रसाद भारत की खोज, सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम एट मिडनाइट। तो
जो इसमें है डीपी मिश्र, इन्होंने रचना की थी लिविंग इन एरा की, यही जो है इसमें सुमेलित है। जबकि राजेंद्र प्रसाद ने जो है इंडिया डिवाइडेड की खोज की थी। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज की, और सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये इंडियन स्ट्रगल की खोज की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने जो क्या थी, द इंडियन इंडियन स्ट्रगल स्ट्रगल की खोज की थी। और इसको जो किसने किया था, फ्रीडम एट मिडनाइट में ये लैरी कोलिक्स ने की था। इसकी खोज जो है लैरी कोलिस ने की थी। कोलिस ने इसकी खोज की, लैरी कोलिस ने इसकी खोज की। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ह्यूग तोए, लुई फिशर, चेब मिलर, इनमें से कोई नहीं। तो जो ह्यूग तोए हैं, इन्होंने स्प्रिंग ट्राइबर नामक पुस्तक की रचना की। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर ओ ए आर ओ के लिए, जो आप लोग देख रहे हैं लगातार, आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ऐसे कि हमको प्यार देते रहें, इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहें। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। इसका राइट आंसर है यूकेलिप्टस जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है, इसको आतंकवादी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जल अवशोषण करता है। आइए नेक्स्ट जो है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद में, चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में। तो जो भारतीय उद्यमिता विकास सिद्धांत स्थित है ये नई दिल्ली में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण एशिया के किस देश ने अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के सूचकांक के रूप में माना? भारत, भूटान, श्रीलंका या म्यांमार। तो जो भूटान है इसने जो है राष्ट्रीय सकल प्रसन्नता सूचकांक के रूप में कुशल क्षेम को माना, भूटान। आई नेक्स्ट है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है झांसी में, मथुरा में, वृंदावन में या वाराणसी में। जो हरिदास जयंती है वो प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई वृंदा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई, कहाँ? आगरा में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में, लखनऊ में। तो गुरु गोविंद सिंह जो स्पोर्ट कॉलेज है उसकी स्थापना लखनऊ में की गई। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू, गोंड, खैरवार, चेरो। तो जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति है वो क्या है? थारू जनजाति है। इसका राइट आंसर है थारू। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जो भारत खंडे है, भारत खंडे संगीत संस्थान, उसकी स्थापना 15 जुलाई 1926 को हुई। तो कहाँ पे हुई थी? ये राइट है इसका 15 जुलाई 1926 में हुई थी। फिर राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 8 फरवरी 1962 में हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 13 नवंबर 1963। और भारतीय नाटक अकादमी
1975 में किया गया था ये। ठीक, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर होगा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 में इसकी जो है स्थापना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव दिया गया था साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा। तो जो था ब्रिटिश कैबिनेट योजना के अनुसार ही फरवरी 1946 में पहली बार संविधान सभा का गठन प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसमें क्या, कैबिनेट मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 6-7 सितंबर 2023 को कहां आयोजित किया गया था? मनीला में, बैंकॉक में, हनोई में, जकार्ता में। तो जो तीसरा 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन था, ये जकार्ता में आयोजित किया गया। कहाँ पे? जकार्ता में आयोजित किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 43वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ये 1976 के द्वारा ये जो है सम्मिलित या जोड़े गए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान विभक्त है 16 अध्यायों में, 22 अध्यायों में, 24 अध्यायों में और 25 अध्यायों में। तो जो भारतीय संविधान है ये 22 अध्यायों में विभक्त है। कुल 465 आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची है, यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं और जो है 22 भागों में ये विभक्त है, 22 भागों में विभक्त। तो ये होगा इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि यह पुनरीक्षण एक विशेष की कार्यवाही का अहम लेखन हस्तांतरित कर। बी, एक अधीनस्थ न्यायालय को कि यह किसी मामले में सत्र कार्यवाही रोक दें। सी ऑप्शन, एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए। और डी, एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उच्च न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जो उच्च अधिकार उत्प्रेषण है, उसका राइट आंसर है कि यहाँ पर बी ऑप्शन, कि एक अधीनस्थ न्यायालय को यह कि किसी मामले में सत्र कार्यवाही को रोक दे। ठीक है, किसी मामले में जो सत्र की कार्यवाही हो रही है उसको वो रोक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त, अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 359 में, अनुच्छेद 13 में और अनुच्छेद 256 में। तो आर्टिकल 359 मतलब 359 के दम राष्ट्रपति जो क्या करता है, वो जो मूल अधिकार हैं उसको निलंबित कर सकता है। ठीक, 20-21 को छोड़कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस एक समिति आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, बलराम झाकड़ समिति ने, सरकारिया आयोग ने।
तो इसका जो राइट आंसर है वो स्वर्ण सिंह समिति ने ये मूल कर्तव्यों की सम्मिलित करने की संस्कृति दी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो जो हमारा है ये आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक के बारे में बात की जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, अपनी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो इसका राइट आंसर है, देखिए निर्वाचित होने के तुरंत बाद क्या होगा, उसको अपनी सदस्यता छोड़नी, ये राइट आंसर। आइए लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई? 30, 27, 25, 20। तो लोकसभा के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 20 रखी गई। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं केवल वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान के संशोधन मामले, आपातकाल के मामले, जब वोट बराबर होने के नाते टाई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो लोकसभा स्पीकर है, जब वोट बराबर होने पे होगा तब ये अपने वोट का प्रयोग करते हैं निर्णायक मत के रूप में। आइए नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? डी बसु, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर या ए.के. अय्यर। तो इसका ऑप्शन है डी, ए.के. अय्यर ने ये कहा था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या आर्थिक समानता। तो इसमें आर्थिक समानता ये सम्मिलित नहीं, आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत समता के अधिकार हैं, सामाजिक समानता है, रोजगार की समानता है, इसके लिए ये बात की गई, लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं की गई। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, गार्जियन का है एक रॉकेट लॉन्चर, युद्धक टैंक, मिसाइल या सर्विलांस ड्रोन। तो जो गार्जियन है ये क्या है, एक सर्विलांस ड्रोन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन और 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो जो भारतीय संविधान को बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हुए थे और इसमें खर्च कितने हुए? 65 लाख रुपए जो है खर्च हुए थे। कितने हुए थे? 65 लाख रुपए खर्च हुए थे, ठीक। आइए नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सी.डी. देशमुख।
तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा ने इसको कब अपने अंदर अपना लिया था? 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा में अपनाया था। आइए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुयायी निम्नलिखित में कौन सा एक आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या केवल उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर है ये है, इसमें इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे केवल कोई भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या K.T. शाह ने? इसका राइट आंसर होगा K.T. शाह ने इसको कहा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानव अधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय या केंद्र वित्त आयोग। तो इसमें जो मानव अधिकार आयोग है ये क्या है? ये संवैधानिक संस्था नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सरकार की आलोचना न करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसका कि सरकार की आलोचना न करना, ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए 2 घंटा। तो जो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि है वो प्रश्नकाल के ठीक तुरंत बाद होती है और लगभग ये होती है अनिश्चित काल के लिए। इसमें है ये कितना है? अनिश्चित काल। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, राज्य विधान परिषद। तो जो राज्य विधान परिषद है ये एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता और इसको समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 169 के तहत इसको क्या किया? पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? 525, 528, 530, 532। तो इसमें जो राज्यों के हैं वो 530 हैं, क्योंकि टोटल कितनी हैं? 552 सीटें हैं जो है होती हैं और 2 जो है एंग्लो इंडियन के लिए और 20 आर्मी आरक्षित क्षेत्रों के लिए रिजर्व रखी गई। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो इसका राइट आंसर है जो है यहाँ वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र में नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न। भारत और रूस के बाद किस देश ने अपना चंद्रयान मिशन
7 सितंबर 2023 को लॉन्च किया? चीन, इजराइल, जापान, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर जो है भारत और रूस के बाद यहाँ पे जापान ने अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महारानी एलिजाबेथ तृतीय की प्रथम पुण्यतिथि पर कितने रुपए का द क्राउन नामक सिक्का सितंबर 2023 में जारी किया गया? 75 करोड़, 101 करोड़, 150 करोड़ या 191 करोड़? तो 191 करोड़ का एक सिक्का जो है जारी किया गया था महारानी एलिजाबेथ की पुण्यतिथि। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 2023 को कहाँ किया गया? हनोई, सिंगापुर, जकार्ता या मनीला? तो जो 18वें एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहां इसका आयोजन किया गया और इसका प्रतिनिधित्व जो था वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय गीतकार को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि से 7 सितंबर 2023 को सम्मानित किया गया? शंकर महादेवन, बी जावेद अख्तर, सी कुमार सानू और डी ए आर रहमान? तो एक गीतकार, शायर, पटकथा लेखक और कार्यकर्ता जावेद अख्तर को जो है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियन सुपर लीग का नया मीडिया पार्टनर 7 सितंबर 2023 को किसे घोषित किया गया? सैमसंग, वाईकॉम, वीवो, सोनी? इसका राइट आंसर है यहाँ जो है इंडियन सुपर लीग में वाईकॉम जो 18 है इसको नया एक पार्टनर घोषित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया? फ्रांस, रूस, इंडोनेशिया, इटली? तो इसमें जो है फ्रांस इसका राइट आंसर है, फ्रांस। आई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में आए भूकंप से 2000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? नामीबिया, मोरक्को, नाइजीरिया, सेनेगल? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है यहाँ अफ्रीकी देश मोरक्को से आए जो लगभग 2000 से अधिक व्यक्तियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र? तो इसमें जो है भारतीय स्टेट बैंक इसका जो है सबसे बड़ा ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द हेड इन बनारस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राधिका अयंगर, झुप्पा लहड़ी, सुधा पाई, विजय त्रिवेदी? तो फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द हेड इन बनारस नामक
ये जो पुस्तक है राधिका आयंगर के द्वारा लिखी गई। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएसए ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब सितंबर 2023 में जीता? नोवाक जोकोविक, कैस्पर रूड, स्टेफोनोस सित्सिपास, कार्लोस अल्कराज। इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2023 में यूएस ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता? आस ज्यूब्यूर, कैरोलिना मुचोवा, इगा स्विस्टेक एंड कोको गाफ। इसका जो राइट आंसर है कोको गाफ ने ये जीता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सितंबर 2023 में इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब जीता? चेतन आनंद, लक्ष्य सेन, श्रीकांत किदाम्बी, किरण जार्ज। तो इसका राइट आंसर है किरण जार्ज ने ये जीता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप सितंबर 2023 में जीती? भारत, बांग्लादेश, फ्रांस, ब्राजील। तो इसका जो राइट आंसर है ये भारत ने जो है बांग्लादेश को 2-0 से आके सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप खिताब को जीता। आइए नेक्स्ट चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 9-10 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, एक विश्व, एक लक्ष्य, पारस्परिक रूप से त्वरित व समावेशी विकास, हरित पृथ्वी, स्वस्थ पर्यावरण। तो इसकी जो थीम रखी गई थी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यहीं पे हमारे आज के जो ये प्रश्न होते हैं ये समाप्त होते हैं। आशा करता हूं इन प्रश्नों को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। इसका नेक्स्ट भाग मैं जल्द ही आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँगा। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।